आप सभी को जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। मैं अक्स आर्मी पर्सन सेना मेडल लविंदर सिंह। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी कामरान उर्फ गाजी को मारने वाली टीम का सदस्य और हिजबुल के चीफ नाइकू को ठोकने पे सेना मेडल गैलेंट्री। साथियों, वर्तमान समय में अग्निवीर योजना को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अग्निवीर योजना का प्रारूप आप अनेक माध्यमों से देख चुके होंगे। इस वीडियो में मैं अग्निवीर योजना के 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा और वो बातें 3 भागों में मैं करूंगा। पहला भाग हमारा होगा अग्निवीर योजना लाने का मकसद क्या है। दूसरा भाग हमारा होगा अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में और उनके परिवारों में चिंता का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। और तीसरा कारण हमारा होगा कि अग्निवीर योजना को लेकर यह झूठा राजनीतिक प्रोपोगंडा जो फैलाया जा रहा है, इनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम पहले भाग को लेते हैं, अग्निवीर योजना लाने का मकसद क्या है। अग्निवीर योजना आप जानते हैं कि सेना के अंदर इंट्रेंस यानी कि ज्वाइनिंग का तरीका है। अब मैं ज्वाइनिंग की बात करूं, एक चीज बता दूं कि फौज में भर्ती होने से लेकर के रिटायरमेंट के बीच में जो भी काम किए जाते हैं वो आर्मी के मुताबिक किए जाते हैं। जैसे फौज में भर्ती होने के बाद आप कहां ट्रेनिंग करोगे, कितनी ट्रेनिंग करोगे, किस हथियार की ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहां होगी, वहां आपकी क्या ड्यूटियां होंगी, आपका प्रमोशन कैसे होगा, उस प्रमोशन के बाद आपको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, आप रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें आर्मी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही चुनती है। और इसमें मतलब साफ है मेरा कि आर्मी जब अंदर का काम डिसाइड अपने मर्जी से करती है तो आर्मी को ज्वाइन करने का तरीका भी आर्मी खुद अपनी जरूरतों के हिसाब से चुनेगी। उसको चुनने का राइट जो है वो किसी सिविलियन को या किसी नेता को नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये योजना सरकार द्वारा थोपी गई है। मैं एक चीज बता दूं, कोई पॉलिटिशियन इतना डीपली इन चीजों के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता जितना आर्मी करती है। ये दशकों से किया गया रिसर्च का नतीजा है कि हमारे देश के भावी खतरे को भांपते हुए सेना ने ये योजना बनाई कि हमारे देश के ऊपर भविष्य में खतरा ये है और उसका समाधान ये है, और उसको सरकार के सामने रखा और सरकार से उस योजना को लागू करवाया। मतलब साफ है मेरा कहने का कि ये योजना सेना द्वारा डिजाइन की गई है और सेना द्वारा ही सरकार से लागू करवाई गई है। अब ये क्लियर हो गया कि ये योजना सेना की है और देश की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन उठता है यहां पे कि सेना ने फौज को ज्वाइन करने का जो तरीका है, जो अग्निवीर के तहत बदली कर दिया, वो क्यों किया। तो ये वैसे जानने लायक इश्यू है। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि फौज द्वारा कोई भी योजना लाई जाए उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश की सुरक्षा से ही संबंध होता है, उसका कोई और मतलब नहीं होता। इस अग्निवीर योजना का भी देश की सुरक्षा से ही संबंध है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च की जा चुकी हैं और उनको बताया नहीं जा सकता पब्लिकली, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझने के लिए जिनके ऊपर बात की जा सकती है और उन्हीं टॉपिक पे ऊपर मैं बात करूंगा। 2 मुख्य बिंदु मुझे इसमें नजर आते हैं कि यह देश की बाहरी सुरक्षा से संबंधित है और देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। पहले हम बाहरी सुरक्षा की बात कर लेते हैं कि बाहरी सुरक्षा क्या है हमारी। बाहरी सुरक्षा का मतलब यह हुआ कि हम बाहरी खतरे की बात कर रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा बाहरी खतरा कौन है, और अगर उसमें किसी का नाम निकल के आता है वो तो एक ही नाम निकल के आता है कि सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए बाहरी चैलेंज जो है वो चाइना है, चीन है। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में चाइना के साथ हमारा कोई युद्ध हो जाए। अगर युद्ध की स्थिति हुई तो उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तैयारी जब चाइना की करनी है तो किस इलाके में करनी पड़ेगी, जहां चाइना का बॉर्डर लगता है। और चाइना का बॉर्डर आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर के लद्दाख तक आप देखेंगे तो वो पूरा हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। और उस इलाके में तैयारी के हिसाब से सबसे बड़ा जो चैलेंज सामने आता है वो ये है कि वहां पे जिन लोगों की एज ज्यादा है उन लोगों को शारीरिक दिक्कतें होती हैं। मैं एग्जांपल देके बताता हूं, सियाचिन ग्लेशियर जहां मैं रह चुका हूं, जा चुका हूं, वो भी एक हाई एल्टीट्यूड इलाका है। वहां पे बिना किसी से लड़े हजारों कैजुअल्टियां हमारी हो चुकी हैं प्रकृति से लड़ते हुए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं एक चीज और बताऊं कि हाई एल्टीट्यूड में जो भी हमारी सेना डिप्लॉय है उसके ऊपर मेडिकल रिसर्च भी किया जा चुका है कि उनको क्या दिक्कतें आती हैं, और उसका भी यही नतीजा है, यही रिजल्ट निकल के सामने आया कि उन इलाकों में हमें यंग सोल्जर जो है वो डिप्लॉय करने होंगे। और आप एक चीज और देखिए कि जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो ओल्ड एज का जो प्रॉब्लम है, अगर उसको हम काउंटर करना चाहें तो उसका भी एक ही रास्ता निकल के आता है कि वहां हमें यंग सोल्जर भेजने होंगे। मैं इसके पीछे एक कारण बता दूं, हमारी आर्मी की जो एवरेज एज जो अभी वर्तमान में है वो 32 से 33 ईयर के बीच में है, और उसको इस योजना के तहत 26 से 27 के बीच में लाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और ये कुछ सालों में या हो सकता है 1 दशक लग जाए तब जाकर के हासिल होगा। अगर ये काम हमने कर लिया तो चाहे युद्ध के हिसाब से
और चाहे हाल्टीट्यूड में डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हम अपनी तैयारी के मुद्दे को बहुत हद तक जीत चुके होंगे। ये लक्ष्य है अग्निवीर के तहत, बाहरी सुरक्षा को देखते हुए। अब मैं बात करता हूं आंतरिक सुरक्षा की, कि अग्निवीर का आंतरिक सुरक्षा से क्या संबंध है। तो आंतरिक सुरक्षा में मैं एक बयान जो है वो कोट करना चाहूंगा कि हमारे जनरल विपिन रावत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिक फोरम पे कि हम 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैसे 2 फ्रंट तो सबको पता है, एक फ्रंट चाइना है, एक फ्रंट पाकिस्तान है, लेकिन 0.5 फ्रंट कौन है? मैं इसको थर्ड फ्रंट बोलता हूं प्रॉपर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि आर्मी के इतने बड़े अधिकारी द्वारा, जनरल द्वारा अगर ये स्टेटमेंट पब्लिकली दी गई है तो इसके पीछे कोई हवाबाजी नहीं है। ये एक आर्मी या हमारी एजेंसियों के द्वारा जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए जो रिसर्च किया गया है, उसका जो डाटा उनके पास है, उस पूरे डाटे को समराइज करके एक लाइन में बोलने वाला ये वर्ड है कि थर्ड फ्रंट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, 3 फ्रंटों पे लड़ रहे हैं। और वो थर्ड फ्रंट किस रूप में है वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने देखा होगा कि जो आतंकी हमले होते हैं या फिर नक्सली हमले होते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हो, चाहे कश्मीर इलाके में हो, चाहे हमारे देश के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन लोगों को सह देने का, पनाह देने का जो काम है वो हमारे देश में बैठे ही गद्दार लोग करते हैं, जिनको हम OGW या स्लीपर सेल्स बोलते हैं। वो हमारे देश के लोग तो हैं। और दूसरा, उन आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने वाले संगठन भी बहुत सारे हैं, जिनके ऊपर आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि सरकार ने उनके ऊपर बैन लगाया है कि वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे थे। वो भी इस थर्ड फ्रंट में आते हैं। और उन संगठनों को फंडिंग करने वाले और उन संगठनों को राजनीतिक सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, ये इतना बड़ा ग्रुप है, करोड़ों की संख्या में है, और ये देश को अंदर से तोड़ने की, देश के टुकड़े करने की, देश को विभाजित करने की और देश के ऊपर कब्जा करने की मानसिकता रखता है। और इन्हीं लोगों को जनरल विपिन रावत साहब ने थर्ड फ्रंट नाम लेकर के संबोधित किया था। अभी इनसे काउंटर के तौर पे अग्निवीर क्या करेगा? भाई थर्ड फ्रंट तो हम समझ गए कौन लोग हैं, हमारे देश में बैठे हुए गद्दारों को थर्ड फ्रंट बोला जाता है। तो काउंटर क्या करेगा अग्निवीर? तो उसमें मैं एक चीज बता दूं, अग्निवीर के तहत जो हमारे सैनिक जा रहे हैं, मान लो कुछ चेंज करने के बाद में उन सैनिकों को 50% जो है सरकार या सेना फौज में रखती है, तो ये तो मुद्दा हो गया कि अभी फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन जो 50% बचेंगे वो कहां जाएंगे? और उनको आप प्रेफरेंस चाहे कहीं भी दे दो, हो सकता है कि उनमें से किसी को टीचर लगा दिया जाए, किसी को रेलवे में भर्ती कर लिया जाए, किसी को पुलिस में भर्ती कर लिया जाए, लेकिन वो किसी भी रूप में हो, वो रहेंगे सोसाइटी के बीच में ही। और सोसाइटी में वो क्या डिलीवर करेंगे कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन या जो हमारे ट्रेंड सोल्जर आज जो हैं, उनसे 3-4 गुना ये संख्या बढ़ जाएगी। और जो आप दंगे फसाद देखते हैं आंतरिक असुरक्षा के लेकर के, आतंकी हमले या दंगे फसाद देखते हैं, या फिर मान लो कि आप जहां रहते हैं एक उन्मादी भीड़ हथियार लेकर के आपके इर्द गिर्द अगर आ रही है, तो एक सिविलियन उनसे प्रोटेक्शन नहीं कर सकता अपने आप की, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में या आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर वो फौजी होगा और उनकी संख्या 4 गुना बढ़ चुकी होगी, तो अगर वो ज्यादा संख्या में होंगे तो वो ट्रेंड है उन लोगों से लड़ने के लिए। वो अगर ज्यादा संख्या में होंगे तो उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। अगर वो कम संख्या में होंगे तो भी उनको इतनी ट्रेनिंग मिल चुकी है कि वो अपने परिवार का और अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी का, अपने लोगों का बचाव करने के तरीके वो कम संसाधनों में भी जानते हैं। ये है आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा अग्निवीर का। तो अभी हमने पहले भाग में ये समझ लिया कि अग्निवीर योजना सेना द्वारा भविष्य के खतरे को देखते हुए, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को देखते हुए लाई गई है। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे भाग की, कि जो युवाओं और उनके परिवारों की जो चिंता है, उस चिंता का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि चिंता जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जायज चिंता है उनके परिवारों की। लोग इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि हमारे बच्चों को फौज में लिया जाएगा और 4 साल के बाद अगर उनको रिलीज कर दिया जाएगा तो उनके फ्यूचर का क्या होगा। और मैं इस चिंता को जायज मानता हूं बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि इनकी चिंता करने का कारण थोड़ा सा जानकारी का अभाव होना भी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब अग्निवीर योजना लाई गई थी, उस समय इसका बहुत विरोध हुआ था। और उस समय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम आंतरिक सुरक्षा में जो भी हमारी एजेंसियां हैं, उन सभी के डीजी, डायरेक्टर जनरल को डायरेक्टली लिख चुके हैं कि हम कुछ % आपको अग्निवीर देंगे जिनको आपको इस्तेमाल करना है। और उस डिसीजन को लेने के लिए उन विभागों को कुछ समय चाहिए। अब वो समय क्यों चाहिए वो थोड़ा सा समझिएगा।
चाहे आप इसको सीआरपीएफ को देखें, बीएसएफ को देखें, रेलवे पुलिस को देखें, हमारी स्टेट पुलिस को देखें, किसी भी महकमे को अगर आप देखें तो उनको थोड़ा समय क्यों चाहिए? उन डिपार्टमेंटों को यह देखना होगा कि जो सोल्जर हमारे पास आएंगे वो ऑलरेडी फौज में ट्रेनिंग ले चुके होंगे, तो जो वो उनके ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं उनको चलाना है या नहीं चलाना, किस मात्रा में चलाना, ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, वो लोग फौज में नौकरी कर चुके होंगे 4 या 5 साल, तो उनकी सीनियोरिटी किस हिसाब से डिसाइड होगी, उनका प्रमोशन कैसे होगा, क्योंकि उसके इक्वल जो है उनकी जो रेगुलर फोर्स जो होगी उनके साथ उनका तालमेल भी तो करवाना होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन डिपार्टमेंटों को सोचने हैं, उनका समाधान निकालना है, और इसके लिए उनको समय चाहिए। तो ये तो था उन डिपार्टमेंटों का मुद्दा। अभी इस चिंता का समाधान क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये ऑलरेडी वैसे कुछ ही दिनों में इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आने वाला है कि अग्निवीर योजना के तहत जो परसेंटेज है वो अलग अलग डिपार्टमेंटों को दी जाएगी, उनको मल्टीपल रोल में यूज किया जाएगा। लेकिन आप मान लो ये चिंता युवाओं की या उनके परिवारों की तब मैं जायज मानता जब अग्निवीर बाहर आ चुके होते और उनकी जो भविष्य की चिंताएं हैं वो जायज होती। अग्निवीर का जो पहला बैच है ना उसको 2.5 साल हुए हैं, उनको 1.5 साल अभी बाकी है। और मान लो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अग्निवीर का जो बैच आएगा आप उससे भी थोड़ा आगे लेके जाएं, जब वो बैच आए उससे 5 दिन पहले ही अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें जो अग्निवीर दिए जाएंगे उनको हम अपनी फोर्स में इस्तेमाल करेंगे, उनको हम यहां अपने यहां रखेंगे, तो ये मुद्दा तो हल हो जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर उनको ट्रेंड सोल्जर मिलेगा तो उनके पास बहुत एडवांटेज है, उनका पैसा भी बचेगा ट्रेनिंग का और उनको वो समय भी बचेगा जो उनको ट्रेनिंग में लगता है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कहना था कि इसके ऊपर काम चल रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे सरकार हो, इस मुद्दे को सरकार हल करेगी, सरकार हल कर रही है। और ये जो हमारी चिंता है ना, इस चिंता का निवारण हो जाएगा, कुछ ही समय लगेगा। ये अग्निवीर बाहर आएंगे उससे पहले इस चिंता का निवारण हो जाएगा, हमें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अभी ये 2 टॉपिक हमने सुन लिए कि भाई अग्निवीर योजना लाने का मकसद जो है वो देश की सुरक्षा से, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंध इसका है, और जो युवाओं की चिंता है उस चिंता का समाधान के ऊपर भी काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की कि जो ये राजनीतिक विरोध जो हो रहा है, इस राजनीतिक विरोध का कारण क्या है। तो इसमें मुझे जो नजर आता है कि वो 2 चीजें मुझे इसमें लगभग नजर आ रही हैं कि राजनीतिक विरोध जो हो रहा है ना, राजनीतिक जो झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, उसके 2 कारण है। पहला कारण है आंतरिक, दूसरा कारण है बाहरी। आंतरिक में भी मुझे 2 चीजें नजर आती हैं, एक तो समकालीन मतलब अभी तुरंत जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से विरोध हो रहा है, और दूसरा दीर्घकालीन इनकी प्रॉब्लम है। पहले हम जो तत्कालिक कारण हैं इसके राजनीतिक विरोध के उसके ऊपर बात करते हैं कि देखो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, स्पेशली जैसे हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, और हरियाणा में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऑलरेडी ही फैला दिया है। तो जो विरोध है ना, जो आक्रोश है, उसको ये वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पहला तो ये मकसद है इन लोगों का, राजनीतिक विरोध जो कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये बोलूंगा कि इनको एक चीज सामने आ चुकी, आपने देखा होगा कि इन लोगों ने विरोध पिछले 5-7 दिन से करना शुरू किया है, लेकिन जब मोदी जी ने शपथ ली थी उसके बाद जब वो इटली गए उस समय एक न्यूज सामने आई थी, उसके ऊपर मैं आप सब लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि उस समय 7 बड़े मंत्रालयों को एक टास्क दिया गया था कि आप अग्निवीर योजना के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और वो सरकार के सामने रखिए। अब इन भाई लोगों को ये पता लग गया कि इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो क्यों ना चेंज हो उससे पहले हल्ला गुला करके, और जब चेंज हो उसका क्रेडिट हम ले ले। कैसे, मैं बताता हूं कि जब भी इस योजना में चेंज किया जाएगा ये लोग बाहर आएंगे और ये बोलेंगे देखो हमने सरकार को झुका दिया, हमने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला और हमने युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया। इस प्रकार की अनाप शनाप बातें ये करेंगे, इस प्रकार का ड्रामा ये रचेंगे, यही इनका मकसद है तत्कालिक। अब इसको दीर्घकालीन में अगर हम समझें तो दीर्घकालीन में इनका मकसद नहीं है, इनकी समस्या है कि इनका वोट बैंक खिसक रहा है। और वो क्यों खिसक रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि अग्निवीर के तहत जो जवान फौज में जाएंगे वो 4-5 साल नौकरी करेंगे, तो वो फौज में जा चुका होगा, वो वर्दी पहन चुका होगा, और वो अपने देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में जो खतरा है उन सबको पहचान चुका होगा। ये थर्ड फ्रंट जो जनरल रावत साहब ने जो बोला था कि देश को अंदर से जो तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को भी पहचान चुका होगा वो फौजी, और उसमें देश प्रेम की भावना आ चुकी होगी। वो बहुत सारी चीजों की को जानने के बाद जब वो सोसाइटी में आएगा तो ये जो अंदर थर्ड फ्रंट के लोग जो बैठे हैं, राजनीतिक लोग जो बैठे हैं, वो उनका साथ किसी भी कीमत पर नहीं देगा। फौजी कभी देशद्रोहियों का, गद्दारों का, देश को तोड़ने वाले लोगों का साथ नहीं दे सकता।
और वो खुद ही नहीं, वो अपने परिवारों को भी इनसे हटाएगा, अपने रिश्तेदारों को भी इनसे हटाएगा, अपने दोस्तों को भी इनसे हटाएगा। तो ये अग्निवीर के तहत जो फौजियों की संख्या 4 गुना अगले 10 साल में बढ़ जाएगी, जो अभी जो हमारे पास जो रिटायर्ड फौजी हैं उनसे 4 गुना हो जाएंगे, और ये 4 गुना में ही इनका वोट बैंक तोड़ेंगे। तो ये इनकी समस्या है सबसे बड़ी, कि इनका जो वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, ये जो जातिवाद का जो ये राजनीति जो करते हैं, जातिवाद का जो कार्ड खेलते हैं, वो भी इनका टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो फौज में नौकरी करके आता है ना, वो हर जाति हर संप्रदाय के व्यक्ति के साथ नौकरी करता है, और वो इन चीजों में कम बिलीव करता है, बहुत कम। आपने फौजियों को देखा होगा। अब उस व्यक्ति को एक जातिवाद पे कन्विंस नहीं कर सकते, तो वो इनके वोट बैंक में शामिल नहीं होगा, इनका जातिवाद का जो चूर्ण है उसको नहीं चाटेगा, तो ये इनका वोट बैंक टूटेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये जो लक्ष्य लेकर के देश को तोड़ने का, देश को विभाजन करने का, या देश के ऊपर कब्जा करने का जो लक्ष्य लेके घूम रहे हैं, उस लक्ष्य में वो अग्निवीर इनका रोड़ा बनने वाले हैं। ये 3 इनकी समस्याएं हैं तात्कालिक, मतलब आंतरिक। अभी हम बात करते हैं कि इनकी बाहरी समस्याएं क्या हैं। तो बाहरी समस्याएं, एक मैं चीज इसमें बताना चाहूंगा, अग्निवीर योजना के तहत सेना को यंग किया जा रहा है। यंग सेना होगी तो वो सेना मजबूत होगी। अब जब मजबूत होगी तो प्रॉब्लम किसको होगी? जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको, हमारे दुश्मन देश चाहे चाइना है चाहे पाकिस्तान है, उनको ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको क्या ये ध्यान दिया कि वो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे? मैं चीन पे एग्जांपल देता हूं कि चीन को अगर हम सबसे बड़ा खतरा अगर मान रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ अग्निवीर पे है, लेकिन 2 काम और भी हो रहे हैं। वो क्या क्या है कि एक तो पिछले 10 साल में इस सरकार ने बॉर्डर एरिया में जो चाइना के साथ हमारा लगता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया। ठीक है, अब उसका फायदा क्या है कि बॉर्डर एरिया में हमारी पहुंच बढ़ गई, हमारे रोड्स अच्छे बन गए। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो वहां हम रीइंफोर्समेंट जल्दी से पहुंचा सकते हैं, हमारी फौजों को पहुंचा सकते हैं, रसद सामग्री पहुंचा सकते हैं, हथियार अम्नेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। दूसरा कि हमने अपनी टेक्निकली तौर पे भी सेना को मजबूत कर दिया। जैसे कि पिछले 10 साल में राफेल आया है, ये जो तेजस एयरक्राफ्ट आया है, चिनूक आया है, अपाचे हेलीकॉप्टर आया है, S-400 मिसाइल सिस्टम आया है, नए ड्रोन्स आए हैं, नई पनडुब्बियां आई हैं, नए एयरक्राफ्ट कैरियर आए हैं, नए आर्मी के पास व्हीकल्स आ रहे हैं, नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए हथियार आए हैं, नए बुलेट प्रूफ जैकेट आ रहे हैं। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि हमने टेक्निकली तौर पे भी और वेपन के तौर पे भी हमने अपनी फोर्स को जो है आधुनिक कर दिया, सशक्त कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि चाहे रोड हो, चाहे हथियार हो, चाहे इक्विपमेंट हो, इनको जो यूज करने वाला व्यक्ति है वो फौजी होगा, और उनको भी आपने यंग करके सेना को मजबूत कर दिया। तो इन तीनों चीजों का जो काउंटर है वो चाइना किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम तो है चाइना की, वो चाहता है कि अग्निवीर योजना बंद हो जाए ताकि भारत की जो सेना है वो मजबूत ना हो सके, लेकिन चाइना इसका विरोध नहीं कर रहा। इसका विरोध हमारे ही देश में बैठे लोग कर रहे हैं, और उनका मकसद क्या है कि अग्निवीर योजना बंद हो जाए। मतलब चाइना का और उनका मकसद तो एक ही है। और अगर ये हल्ला गुल्ला करके अग्निवीर योजना को बंद करवा देते हैं तो इसका फायदा किसको होगा भाई? चाइना को। तो इसका मतलब ये है, जो जनरल रावत साहब ने बोला था कि ये जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं, ये चाइना से भी बड़ा खतरा है हमारे लिए। और आप उनकी मानसिकता में थोड़ी सी बताऊंगा, चीन के बारे में, हमारी सेना के बारे में, और चाइना की सेना के बारे में उनकी सोच क्या है। आपने उनको देखा होगा कि वो जब बाहर जाते हैं, बहुत रेयर केस में ऐसे नेताओं की फोटोएं आती है, लेकिन जब भी आती हैं वो किससे मिल रहे होते हैं? चाइनीज डिप्लोमेट से, है ना, चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसियों के लोगों से। क्या ये चिंताजनक मुद्दा नहीं है? वो गुप्त डॉक्यूमेंट साइन करते हैं चाइना के साथ, ये क्या चिंताजनक मुद्दा नहीं है? और उनके स्टेटमेंट आप देखिए, चाहे आप गलवान को देख लो, चाइना के साथ हमारी झड़प हुई, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के ऊपर देख लो, चाहे अग्निवीर के ऊपर देख लो, एक ही चीज है उनके स्टेटमेंट में, उनके बयान में। जो उनका हिडन एजेंडा है वो मैं आपको बता देता हूं। उनका कहने का मतलब क्या होता है? वो हमेशा भारतीय फौज को कमतर दिखाते हैं और चाइनीज आर्मी को सुपीरियर दिखाते हैं, पावरफुल दिखाते हैं। जबकि है क्या, चाहे गलवान हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, जो 72 का जो टैग, 1962 का जो टैग लेके घूम रहे थे ना कि हम बहुत पावरफुल हैं, उस टैग को तोड़ दिया भारतीय फौज ने, डेंट कर दिया उसमें। और ये चाइना की भी प्रॉब्लम है कि अब उसको वापस मैकओवर करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें ये भाई लोग जो अंदर बैठे हैं ना, ये भी उनकी मदद कर रहे हैं। वो चाइनीज आर्मी को सुपीरियर दिखाते हैं और भारतीय फौज को कमजोर दिखाते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली उनका अग्निवीर के ऊपर बकवास करने का मतलब क्या है वो भी आप समझिए कि इसके तहत उनके बोलने का फर्क क्या पड़ेगा। वो लोग देश के अंदर, देश की सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। वो देश के सैनिकों में घृणा का भाव पैदा करना चाहते हैं। वो उनका मनोबल गिराना चाहते हैं। जो जवान हमारे अग्निवीर बन के सेना में जाएंगे, उनको वो द्वितीय श्रेणी का जो है सैनिक दिखाना चाहते हैं।
और उनका ध्यान देश की सेवा के बजाय वेलफेयर स्कीम पे ज्यादा लाना चाहते हैं। मतलब अगर सिंपल में मैं बोलूं, जो आदमी अग्निवीर जो है, आपने समझ लिया कि अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए है, देश की बाहरी खतरे को भांपते हुए है, तो जो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, देश की सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा करे और देश की सेना का ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, फौजी भाषा में उसको देशद्रोही और गद्दार बोलते हैं। और ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए, उनको समर्थन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं एक सिंपल भाषा में लास्ट में आपको एक चीज बता दूं, ये जो थर्ड फ्रंट की लड़ाई जो है ना, वो सेना नहीं लड़ेगी। सेना अपना काम करेगी, चाहे वो चाइना है चाहे पाकिस्तान है। अंदर जो हमारे देश के अंदर जो थर्ड फ्रंट के लोग जो बैठे हैं, तो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनसे हम सबको लड़ना पड़ेगा, जनता को लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई किसी हथियार से नहीं होगी, वो लड़ाई वैचारिक होगी या लोकतांत्रिक होगी। जब आपके सामने वोट का या लोकतंत्र का मुद्दा आए, तब आप उनको बाइकआउट कीजिए, और जब आपके सामने विचारों का मुद्दा आए, तब आप उनका विरोध कीजिए कि ये लोग जो हमारे देश का ही नहीं है, हमारी सेना का ही नहीं है, वो हमारा क्या भला कर देगा। और जो हमारे देश का ही टुकड़े करना चाहता हो, जो चाइना की बड़ाई करता हो, चाइना को फायदा पहुंचाना चाहता हो, हम उसके चंगुल में क्यों फंसे। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनके चंगुल में ना फंसें, उनका विरोध करें। ये काम अगर हम कर पाए तो ये भी एक सैनिक की तरह ही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इस काम को अगर हमने कर लिया तो हमारे देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो हम दे पाएंगे। और मैं मेरे युवा साथियों से, उनके परिवारों से लास्ट में एक चीज बोलूंगा, आपकी जो चिंता है वो जायज है, लेकिन उसका समाधान हो रहा है। और अग्निवीर जब बाहर आएंगे उससे पहले उसका समाधान हो चुका होगा। तो आप प्लीज चिंतित ना हो और उन थर्ड फ्रंट के लोगों के चंगुल में ना फंसें, उनके नैरेटिव के साथ ना खेलें, उनका विरोध करें, उनका बाइकआउट करें। यही हमारे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए ठीक होगा और हमारे लिए भी ठीक होगा। अगर देश सुरक्षित होगा तभी हम सुरक्षित होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी तो आप अपने अपने माध्यम से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुंचाएं, ताकि हमारा युवा वर्ग जो है वो इन चीज़ों को जान सके और इन चीज़ों को समझ सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।